तीन प्रश्न आपकी ओर से उठाए गए। पहला प्रश्न कि क्या रिटें 5 प्रकार की ही होती हैं, और दूसरा प्रश्न इसी में इंक्लूड है कि क्या फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 5 रिटें ही जारी की जा सकती हैं, और तीसरा प्रश्न यह है जो राहुल गांधी से प्रेरित लग दिखाई देता है कि क्या संविधान बदला जा सकता है। बदला जा सकता है से आपके दो अभिप्राय हो सकते हैं। एक, संविधान बदलने से आपका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि संविधान को रीराइट करना, मतलब जैसा संविधान आ जाए इसे एज सच रिजेक्ट कर दिया जाए और फिर नया संविधान यह लिखा जाए। दूसरा आपका अभिप्राय जो हो सकता है वो अभिप्राय यह हो सकता है कि क्या संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान ये बदले जा सकते हैं, और तीसरा अभिप्राय आपका यह हो सकता है कि संविधान को समय संगत बनाने के लिए क्या उसमें एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं। ये तीन सवाल एक सवाल में जुड़े हुए हैं और दो सवाल एक सवाल में जुड़े हैं। तो कोई भी बात शुरू करने से पहले बात वहां से शुरू करनी चाहिए जहां पर कोई मत भिन्नता यह संभव नहीं। एक बात पर कोई मत भिन्नता संभव नहीं हो सकती कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का व्याख्याता है और वॉट एवर दे से अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन and interpretation of the constitution, that is right। इस पर कोई विवाद संभव नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कह रहा है उसकी लाइट में देखना शुरू करना है कि क्या फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन हेतु केवल और केवल 5 रिटें ये जारी हो सकती। तो पहला सवाल यहीं से उठा है। व्हाट एवर द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड अबाउट दैट, आई विल कोट दैट। हम केवल उसी पर रहेंगे। तो पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अर्थान्वयन का जो तरीका होगा वह तरीका उदार अर्थान्वयन का होगा, शाब्दिक और कठोर अर्थान्वयन उसका नहीं होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उन शब्दों के जो मैक्सिमम मीनिंग हो सकते हैं उन मीनिंग्स को ग्रहण किया जाएगा, न कि उन अर्थों को ग्रहण किया जाएगा जो शब्द का संकुचित अर्थ हो सकता है। आपको एक नहीं 70 बार यह बताया गया है कि प्रत्येक शब्द का एक मिनिमम मीनिंग है और प्रत्येक शब्द का एक मैक्सिमम मीनिंग है। और यूं तो बहुत उदाहरणों से हमने आपको यह बताया है, लेकिन आज फिर हम वही उदाहरण लेंगे जो अबू हनीफा, ठीक है, और बुखारी से संबंधित है। बुखारी भी मुस्लिम की परिभाषा कर रहे हैं और अबू हनीफा भी मुस्लिम की परिभाषा कर रहे हैं, लेकिन अबू हनीफा न्यूनतम परिभाषा कर रहे हैं। जितना मुस्लिम न होने पर आपको मुस्लिम माना ही नहीं जाएगा, और बुखारी मैक्सिमम मुस्लिम की परिभाषा कर रहे हैं। जैसा मुस्लिम को होना चाहिए, ये दोनों डेफिनेशंस का फर्क है, गलत कोई नहीं। पास वो भी है जिसने 33% मार्क्स ये पाए हैं, और पास वो भी है जिसने 99% मार्क्स पाए हैं। क्या पाना चाहिए, 99 या 33? यानी चीजों का एक न्यूनतम बिंदु होता है और चीजों का एक अधिकतम बिंदु होता है। जब
हम किसी को कोई अधिकार देते हैं, जब कानून, हम मीनिंग देयर बाय कानून किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्रदाता की भूमिका में काम करना शुरू करता है, तो कानून में प्रयुक्त शब्द उदारता के साथ अर्थान्वयित किए जाते हैं। और जब कानून यह भूमिका निर्वहन करता है कि किसी के ऊपर कोई दायित्व अधिरोपित करे, अर्थात उसके पास जो कुछ है उसमें से कुछ ले ले, तो कानून के शब्द कठोर रूप से अर्थान्वयित किए जाते हैं। यही निर्वचन का सिद्धांत है। और यह निर्वचन का सिद्धांत हमने नहीं विकसित किया है, यह निर्वचन का सिद्धांत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसी ने विकसित किया और उसी ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि जो संविधान के शब्द हैं इनका उदार अर्थान्वयन होना चाहिए, और उदार अर्थान्वयन को ही उसने ठीक माना है। आपको याद होगा एके गोपालन, एके गोपालन, इसमें भी कानून की व्याख्या हुई, विधि क्या है, और उसमें विधि का जो स्वरूप सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त हुआ वो इनेक्टेड लॉ का स्वरूप था, यानी कानून की न्यूनतम अपेक्षा। न्यूनतम रूप से कानून वो कानून होता है जो अधिनियमित विधि के रूप में सामने आता है। इनेक्टेड लॉ ये कानून की न्यूनतम अपेक्षा है। कोई चीज कानून बन जाए इसके लिए न्यूनतम उसे अधिनियमित होना चाहिए, लेकिन कानून की अधिकतम अपेक्षा वो क्या है, उसे जस्ट होना चाहिए, उसे फेयर होना चाहिए, उसे रीजनेबल होना चाहिए। और आप में से प्रत्येक ये जानता है कि अधिनियमित कानून ऐसा भी हो सकता है जो अनजस्ट हो, अनफेयर हो और अनरीजनेबल हो। स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1951 में जब एके गोपालन डिसाइड किया तो जस की परिभाषा न्यूनतम ली। ठीक है, जस की परिभाषा न्यूनतम ली, शब्द में वाक्य में थोड़ा बदलाव करें, कानून की परिभाषा न्यूनतम ली और उसे लेक्स की कोटि का कानून माना, यानी अधिनियमित विधि के स्वरूप में स्वीकार किया। लेकिन मेनका गांधी आते आते उनका विचार बदला और उन्होंने कानून का जो अधिकतम स्वरूप हो सकता है, यानी जस्ट, फेयर और रीजनेबल, उसी को स्वीकार किया। और आज की स्थिति यही है कि हम कानून के जज के स्वरूप को स्वीकार कर रहे हैं अनुच्छेद 21 के प्रयोजनों से। अनुच्छेद 21 में जब हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन यह विधि की स्थापित प्रक्रिया से हम करना चाहते हैं, तो उस विधि को स्वयं कैसा होना चाहिए, जस्ट, फेयर और रीजनेबल। तो इसका मतलब यह हुआ है कि शब्दों का उदार अर्थान्वयन किया जाना चाहिए। ये एके गोपालन और मेनका गांधी दो मुकदमों को देखने से बिल्कुल स्पष्ट है कि यह माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है। क्योंकि देखिए, ये हम लोग जानते हैं कि बोला सिर्फ शब्दों से नहीं जाता, बोला आचरण से भी जाता है। और आचरण से बोलने को ही विविक्षित बोलना या इंप्लाइड बोलना यह कहा जाता है। आपने एडमिशंस पढ़े हैं, एडमिशन भारतीय साक्षर अधिनियम पढ़ते हैं हम लोग, सेक्शन 8 कहता है कि अमुक व्यक्ति की सुनने की सीमा अर्थात श्रवण गोचरता के भीतर यह कहा गया कि पुलिस आ रही है और वो चला गया, तो उसका चला जाना बोलने के समतुल्य है। इसे स्वीकृति, आचरण से स्वीकृति माना। और जो कि स्वीकृति की परिभाषा क्या, कथन, कथन जो कि विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों की और अनुमान इंगित करते हैं। तो जब इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे सामान्य कानून में आचरण के द्वारा किया गया कथन स्वीकृति माना जा सकता है, यानी आचरण द्वारा किए गए कथन की जो वैल्यू है वो शब्दों द्वारा किए गए कथन के समतुल्य हो सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अर्थान्वयन के संबंध में, जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है,
हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए तरीके को किस ढंग से नहीं अपनाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सैद्धांतिक रूप से आपका मन यह स्वीकार करने को तैयार भी नहीं है कि उदार अर्थान्वयन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का किया जाएगा, यह निर्वचन का सिद्धांत है, भले ही आपका मन यह स्वीकार करने को तैयार न हो अज्ञानता के कारण, लेकिन इतना तो आपको मानना ही चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जिस ढंग से अर्थान्वयित कर रहा है चीजों को, अर्थान्वयन का सही तरीका वही है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उस शब्द का जो अधिकतम अर्थ हो सकता है उस अधिकतम अर्थ को लेना चाहिए। और ये एक उदाहरण से साबित नहीं है। अनुच्छेद 21 में प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता बार बार कहा उन्होंने। देयर आर नंबर ऑफ केसेस जिसमें उन्होंने ये कहा है, सांसद कोरोली वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, there are number of cases in which they have said that जीवन, प्राण की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि व्यक्ति को जानवर की तरह जिंदा रखा जाएगा। प्राण की स्वतंत्रता का मिनिमम नहीं मैक्सिमम अर्थ लिया जाएगा, और वहां जीवन का अर्थ होगा गरिमापूर्ण जीवन। इसका मतलब स्थापित हो गया कि संविधान के शब्दों का जो अर्थान्वयन है ये मैक्सिमम किया जाएगा, अधिकतम किया जाएगा। और जब ये बात स्थापित हो गई है तब हम संविधान के उस प्रावधान को पढ़ना शुरू करते हैं। रुकिए, एक बात और कह लेते हैं। हम लोगों ने सीपीसी पढ़ी है और सीपीसी जनरल लॉ ऑफ द लैंड है। सीपीसी की प्राधिकारिता वैसी नहीं है जैसी कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो इसमें भी कोई दो मत नहीं हो सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो शासन, जो देश की राज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण रोल यह निभाता है, और वो रोल कम से कम सीपीसी से महत्वपूर्ण है। सीपीसी का सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 क्या कहता है? कहता है सिविल प्रगति के बाद नॉट ओनली सिविल सूट बट द सूट ऑफ सिविल नेचर, ठीक है, ये सिविल न्यायालय के द्वारा संज्ञान के योग्य होंगे। और नवाब दूल्हे का, दिस इज द अथॉरिटी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इन विच जस्टिस हिदायतुल्लाह, ठीक है, उन्होंने यह डिसाइड किया है कि सिविल नेचर सूट क्या होता है। यद्यपि जस्टिस हिदायतुल्लाह न डिसाइड करते तो भी सिविल नेचर सूट वही होता जो होता है, लेकिन अपनी बात को प्रमाण देने के लिए, अपनी बात को दलील बना देने के लिए, दलील और बात उसमें फर्क है। दलील अथॉरिटेटिव है और बात अथॉरिटेटिव नहीं है। हम अथॉरिटी नहीं है, आप भी अथॉरिटी नहीं है। जब कानून की व्याख्या का सवाल उठेगा तो सुप्रीम कोर्ट ही अथॉरिटी है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि whatever they have decided in the case of नवाब दूल्हे खान, that tell us, वो हमें बताता है कि सिविल सूट अलग है और सिविल नेचर सूट अलग है। सिविल सूट हम उसे कहते हैं जिसमें उठाए गए सभी प्रश्न, ठीक है, दीवानी प्रश्न है, अर्थात उनका संबंध किसी पद से है या किसी संपत्ति से। और सिविल नेचर सूट वो है जिसमें उठाए गए सभी प्रश्न ये सिविल नहीं है, अर्थात सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य नहीं है। उसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनका संज्ञान सिविल न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए,
और अगर वे प्रश्न अकेले अकेले उठे होते तो उनका संज्ञान सिविल न्यायालय नहीं लेता, लेकिन वे एक साथ उठे हैं और इस प्रकार उठे हैं कि कुछ अन्य प्रश्न है और उन प्रश्नों का अवधारण किए बिना इन प्रश्नों का अवधारण नहीं हो सकता जो कि सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य नहीं है। तो फिर होता क्या है? होता यह है कि भले ही एक सूट में उठाए गए सारे प्रश्न सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य नहीं है, लेकिन उसमें उठाए गए मुख्य प्रश्न अर्थात जिन प्रश्नों के अवधारण के बिना उस सूट में उठाए गए सभी प्रश्नों का अवधारण किया ही नहीं जा सकता, वे प्रश्न अगर सिविल नेचर के हैं, वे प्रश्न अगर सिविल प्रश्न हैं, तो फिर इस तथ्य के होते हुए कि उस सूट में उठाए गए सभी प्रश्न सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य नहीं है, वो मामला सिविल नेचर माना जाता है और उसका संज्ञान सिविल न्यायालय द्वारा अनुज्ञेय है। इसका मतलब नेचर शब्द जहां पर जुड़ता है वो मामले की परिधि को बढ़ा देता है। सिविल नेचर ही नहीं, नेचर शब्द जहां लग जाएगा उसका अर्थ यह हो जाएगा कि वह शब्द डॉक्ट्रिनरी सेंस में, सैद्धांतिक रूप में जिस प्रकार समझा जाता होगा, नेचर लगने के बाद वह शब्द सैद्धांतिक रूप से जिस प्रकार समझा जाता है उससे भिन्न प्रकार से समझा जाने लगेगा। ठीक है, इससे यह बात निकलकर सामने आ जाती है कि नेचर, ठीक है, आपने कहा कि मिठाई के नेचर की चीज है, तो मिठाई डॉक्ट्रिनरी सेंस में जो है मिठाई के नेचर की चीज है, ठीक है, उससे अलग भी हो सकती है। आप कहते हैं मीठे बोल, बोल क्या मीठे होते हैं? ठीक है, लेकिन इनका नेचर मिठाई जैसा है, इसलिए बोल से हमने मीठे लगा लिया क्योंकि मिठाई खाने से अच्छा लगता है। शुगर के मरीजों की बात छोड़ दें, लेकिन नॉर्मल जो व्यक्ति है उसे मिठाई खाने से अच्छा लगता है। तो जो बोल प्रसन्नता दे रहा है वो मीठे नेचर का ही है, यानी डॉक्ट्रिनरी सेंस में, सैद्धांतिक रूप से जो चीज समझी जाएगी, नेचर शब्द लगते ही उस चीज की परिधि बढ़ जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नवाब दूल्हे खां में स्वयं उच्चतम न्यायालय कह रहा है। अब इस सब के सोचने के बाद, इस सब पर बात करने के बाद अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32 क्या कहता है। ठीक है, और मुख्य रूप से आर्टिकल 32 सबसेक्शन 2 पढ़ूंगा क्योंकि वही आपके प्रश्न से संबंधित है। आर्टिकल 32 सबसेक्शन 2 पढ़ता हूं, क्या कहता है। सबसे पहले 32 सबसेक्शन 1 भी पढ़ लेते हैं। कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही, ये समुचित कार्यवाही बहुत बड़े, ठीक है, इंपोर्ट का शब्द है, उसका समुचित कार्यवाही। और अर्थान्वयन का सिद्धांत क्या है? अर्थान्वयन का सिद्धांत यह है कि संविधान में प्रयुक्त शब्दों को मैक्सिमम अर्थ दिया जाएगा और आप यह नहीं कह सकते कि अब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको यह अर्थ नहीं दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी बात कभी भी बदल लेगा। मेनका गांधी, उसमें जो विधि को अर्थ दिया वो भी पहली बार दिया था। अगर आप ये कहेंगे कि आप जो कुछ बता रहे हो ये पहली बार है, तो आप खुद सोचो आप क्या कह रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जितने आर्गुमेंट आए वे सब पहली बार आए। चंपाकम बनाम दुबई-राजन पहली बार उठा कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा, उसके बाद फिर आर्गुमेंट उठा कि जब सामंजस्य संभव न हो डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट में, तब प्रिवेल करना चाहिए। सामंजस्य संभव हो तो दोनों को प्रभाव ये देना चाहिए।
उसके चंपाकंबराम दोरेराजन को पकड़कर बैठ गए थे। अभी तो हम आगे बढ़े ही नहीं कि अनुच्छेद 32 के शब्दों को उसने अर्थान्वयित कैसे किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी हमने कुछ नहीं कहा, ना हमने कोई दलील दी है आपको, लेकिन अभी तो हम सिर्फ आपकी आत्मा जगाने का प्रयत्न ये कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम लॉ के एक्सपर्ट, आप कहते हैं हम एलएलएम के विद्यार्थी, हम एलएलबी के विद्यार्थी हैं, हम वकील हैं, तो आपको कानून से आर्गुमेंट उठाना चाहिए। अभी हमने कुछ नहीं कहा, अभी हम सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो कही नहीं रहे। अभी तो हम आपकी आत्मा को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या वाकई आप स्टूडेंट हैं? क्या वाकई आप विद्यार्थी हैं? क्या वाकई आप वकील हैं? वकील का काम होता है कानून से आर्गुमेंट उठाना। बेसिक स्ट्रक्चर का आर्गुमेंट पहली बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया था, वो वकील ही उठा के लाए थे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो, एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो, ये सब आर्गुमेंट पहली बार उठे थे और उनको मान्यता मिली। हम कही नहीं रहे कि अभी अनुच्छेद 32 के शब्दों का क्या अर्थान्वयन सुप्रीम कोर्ट ने किया, इससे कोई लेना देना नहीं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है आर्टिकल को ठीक से पढ़ना और निर्वचन के सिद्धांतों के मुताबिक उसमें प्रयुक्त शब्दों का जो अर्थ हो सकता है उसको ग्रहण करना, उसको सामने रखना। ये आपकी जिम्मेदारी है। इफ यू आर सेइंग दैट वी आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तो व्यू ये दिया था ए.के. गोपालन में कि केवल फंडामेंटल राइट को छोड़कर सब अमेंडेबल है। केशवानंद भारती ने तो नहीं माना, तो आप कह देते कि साहब जो आप दिखा दो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहा हो। ये तो तर्क नहीं है, ये तो कोई तर्क नहीं हो सकता। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपकी जिम्मेदारी क्या है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्दों को निर्वचन के सिद्धांतों के मुताबिक जिस प्रकार अर्थान्वयित किया जाना चाहिए उस प्रकार से अर्थान्वयित करिए। और अगर स्वयं सुप्रीम कोर्ट का भी कोई डिसीजन उस अर्थान्वयन के विरुद्ध है तो उसको चुनौती दीजिए स्वयं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। यह है आपकी ड्यूटी। और स्वयं सुप्रीम कोर्ट इसीलिए सुप्रीम कहलाता है कि वे अपनी गलती बड़ी उदारता के साथ स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए वो सुप्रीम है। अगर उन्होंने एडीएम जबलपुर में गलती की तो सिल्विया ने तो स्वीकारा भी और कहा कि वी हैव नॉट कमिटेड द ओनली मिस्टेक, वी हैव कमिटेड द ब्लंडर, ये भी कहा, इसीलिए वो सुप्रीम है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ योरसेल्फ? आपकी ड्यूटी क्या है? जब उसने कहा कि समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से, इसका मतलब यह हुए सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इनमें से जिस तरीके से ठीक है फंडामेंटल राइट को अगर लागू करने की जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट इन तीनों में से किसी भी तरीके से, और इवन ये कार्रवाइयों को चलाने से संबंधित विधियां हैं। सीआरपीसी का क्या है? क्रिमिनल कार्रवाई को चलाने की विधि। सीपीसी क्या है? सिविल कार्रवाई को चलाने की विधि। एविडेंस क्या है? साबित करने की विधि। लिमिटेशन क्या है? प्रक्रिया को चलाने की विधि कि कब उपचार मांगना विधि विरुद्ध माना जाए। उसने कहा समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से। उसने ना सीआरपीसी कहा, ना सीपीसी कहा, ना एविडेंस कहा। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट के सवाल को अगर ले जाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तो वो समुचित कार्रवाई चला सकते हैं। समुचित यानी फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ जरूरी होगा, इन तीनों विधियों में से किसी भी शक्ति का इस्तेमाल करना जस्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट वे करेंगे। और अगर तीनों की सीमाओं से बाहर जाकर कुछ करना जरूरी होगा तो भी वे करेंगे। बंधुआ मुक्त मोर्चा उसमें कमीशन जारी किया। कमीशन जारी करना नहीं लिखा है अनुच्छेद 32 में कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट दे कैन इशू द कमीशन, इट इज द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट, बट दे हैव यूज्ड दैट, दे हैव एंजॉयड दैट। क्यों किया उन्होंने? समुचित कार्रवाइयां लिखा है। आपको मालूम है कि बेल प्रोसीजरल लॉ का विषय है।
ठीक है, बेल प्रोसीजर अल्लाह का विषय। सीआरपीसी बेल देने का अधिकार उच्च न्यायालय के बाद खत्म कर देती है, नहीं है उच्च न्यायालय के बाद। क्रिमिनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, स्पेशल मामलों को छोड़कर। स्पेशल कुछ मामले हैं जहां क्रिमिनल कोर्ट माना है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और आप लोगों से बात करते हुए डर लगता है, हमारी इसी बात का आप मजाक न बनाने लगे। सीआरपीसी उठा के देखेंगे नहीं, हमारी मजाक बनाना शुरू कर देंगे, जबकि इनफैक्ट आप खुद की मजाक बना रहे होंगे। सीआरपीसी उठाकर तो देखिए, वहां दंड न्यायालय की जो परिभाषा दी, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट है? ठीक है, नहीं है। लेकिन आप ये जहमत नहीं उठाएंगे, आप मेरी मजाक बनाएंगे और खुद की मजाक बना रहे होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में बेल दे सकता है, क्योंकि समुचित कार्रवाई है। उसका समुचित कार्रवाई, और यह तय है सुप्रीम कोर्ट 20 मामलों में जो अर्थान्वयन का तरीका उसने अपनाया है, वो अर्थान्वयन का तरीका क्या, मैक्सिमम जो हो सकता है। समुचित कार्रवाई का मतलब यह कि कोई भी तरीका वो तरीका किसी विधि में प्रोवाइड है तो ठीक, और नहीं प्रोवाइड है तो ठीक। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट दे कैन अडॉप्ट द प्रोसीजर विच इज नीडेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसीडिंग। जिसकी आवश्यकता है उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे। वो प्रोसीजर किसी विधि का है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। और इसी अर्थान्वयन के तरीके से हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 32(2) को। क्या कहता है? इस भाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या डिस्जंक्शन है और नहीं है, और कंजंक्शन का उपयोग नहीं हुआ, या डिस्जंक्शन का उपयोग हुआ है, ऐसे निर्देश या आदेश या रिट कहा उसने, और फिर जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट हैं, जिनके अंतर्गत ये रिटें हैं, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। तो जिनके अंतर्गत ये रिटें हैं, कोई भी आदेश, निर्देश या रिट, और रिट के अंतर्गत ये रिटें, इसका मतलब यह हुआ जो अर्थान्वयन का तरीका आया कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए वे कोई भी आदेश, कोई भी निर्देश और कोई भी रिट, भले ही वह रिट परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, ठीक है, आपका और कौन सी जो भी हो, ठीक है, रिटों के नाम लेना उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह प्रिज्यूम किया जा सकता है कि आपको पता होंगे। कोई भी रिट, ये कोई शब्द कैसे लगाए, इसे क्या ओवर रूल कर देंगे? जबकि स्वयं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक शब्द ये मैक्सिमम इंटरप्रेट होगा। उसने तो यह कहा जिनके निर्देश या रिट शब्द, उससे पहले उसने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं लगाया, तो आप स्पेसिफिकेशन कैसे पढ़ लेंगे? आप लेजिस्लेचर है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप कौन है? उसने तो रिट के पहले कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, उसने कहा यार रिट, और फिर आगे उसने कहा जिनके अंतर्गत। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट की कोई दलील नहीं दी है, अभी हमने कुछ नहीं कहा है, अभी तो हम आपकी आत्मा को जगाने का प्रश्न ये कर रहे हैं कि एज ए स्टूडेंट आप कम से कम पढ़ना तो सीखिए, आर्ट ऑफ बेयर रीडिंग तो सीखिए। ये पिछलग्गुओं की तरह आप यही कहते घूमेंगे। आप नानी पालकी वाला बनना चाहते हैं?
या कानून से रोटी कमाने वाला? अगर कानून से रोटी कमाने वाला बनना चाहते हैं तो आपका तर्क एकदम ठीक है, वही तरीका अपना रही है। कानून से रोटी आप कमा लेंगे और दुनिया से चले जाएंगे। हमने एक बार कहा था कि चैनल बनाने के दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक उद्देश्य यह हो सकता है कि मैक्सिमम सब्सक्राइबर बनाए जाएं और क्या किया जाए, पैसे पैदा किया जाए। और एक उद्देश्य यह हो सकता है कि नहीं, जो संकल्पना है भारतीय जीवन की कि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, 3 प्रकार के ऋण लेकर व्यक्ति पैदा हुआ है। और ऋषि ऋण से मुक्ति तब है जबकि वो कुछ देकर जाए सोसाइटी को, जो कुछ उसने ज्ञान दिया है सोसाइटी को उसे कुछ देकर जाए। तो एक उद्देश्य यह भी है कि अगर हमारे चैनल को हमारे जाने के 150-200 साल बाद, क्योंकि कानून के सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे, कानून के बेसिक प्रिंसिपल यही रहेंगे जो आज हैं, और यही आज से हजारों साल पहले भी थे कानून के बेसिक प्रिंसिपल। तो बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने के लिए अगर 150-200 साल बाद कोई मेरा एक वीडियो खोलकर देख लेगा तो बस, जिसे कीर्तिशेष कहा जाता है, कीर्तिशेष, तो कीर्तिशेष हो जाएगा और चैनल बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। आप क्या बनना चाहते हैं, नानी पालकी वाला या रोटी कमाने वाला? ये तो नानी पालकी वाला का आर्गुमेंट नहीं है। नानी पालकी वाला तो यह कहा कि संविधान के संशोधन की शक्ति मिली है। और संशोधन शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? संशोधन शब्द का अर्थ हो सकता है मूल को संरक्षित करते हुए। मूल नहीं बदलेगा, मूल तो वही रहेगा जो है। किसी भी चीज में कुछ मूलभूत होता है जिसके कारण से वो चीज कही जाती है, ठीक है। उस मूल को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि अगर मूल बदलने की बात होती है तो संशोधन शब्द उपयोग नहीं हुआ होता। तब तो परिवर्तन की शक्ति यह दी गई होती, संशोधन की दी गई। इसका मतलब यह है कि मूल नहीं बदल सकता। और यही मोदी कह रहे हैं कि स्वयं बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि वॉट एवर हैज बीन सैंक्शन टू द पार्लियामेंट दैट इज पावर ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है, नॉट द पावर टू रिपील। ये जोड़ने की कोशिश हुई थी 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, उसकी चर्चा करेंगे, अभी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो बात है, उसने क्या कहा? उसने कहा कोई आदेश, कोई निर्देश, कोई रिट जिनके अंतर्गत ये रिटें हैं, ये जारी की जा सकती। आप इसे इस ढंग से कैसे पढ़ सकते हैं? और वो भी स्वयं सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट देखते हुए। हमने अपनी बात वहीं से शुरू की थी कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम व्याख्याता है और वो जो तरीका अपना रहा है वही तरीका ठीक तरीका है, इस पर कोई विवाद संभव नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या तरीका अपना रहा है? शब्द का मैक्सिमम अर्थ, और मैक्सिमम अर्थ क्या निकला? कोई रिट जिनके अंतर्गत ये रिट है। अब स्थिति क्या निकली? ये रिटें आई कहां से, हमें ये देखना पड़ेगा। हम लोगों ने बात की थी इस बात पर कि राष्ट्रपति देश के वास्तविक प्रमुख या जो मंत्रिमंडल है वो वास्तविक प्रमुख है। यूएन राव, ठीक है, यूएन राव ही था, यूएन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको देखा था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जब भी हम इस प्रश्न का समाधान करने की कोशिश करेंगे, हम ये चीजें जहां से आई हैं वहां देखेंगे कि वहां आखिर इन परंपराओं का क्या अर्थ समझा जाता है। और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम चूंकि इंग्लैंड से लिया, इसलिए इंग्लैंड में राजा की जो स्थिति है वही प्रेसिडेंट की मानी जाएगी। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीका दिया हमें कि जो चीजें जहां से आई हैं उनको वहीं देखा जाना चाहिए। परमादेश क्या है और कब जारी होगी? को वारंटो क्या है और कब जारी होगी? सर्चेरियो क्या है, कब जारी होगी? प्रोविजन क्या है, कब जारी होगी? हेबियस कॉर्पस क्या है और कब जारी होगी? डॉक्ट्रिनरी सेंस में, सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से इनकी व्याख्या इंग्लैंड में हुई, क्योंकि दीज आर द रिट्स विच आर इशूड बाय कोर्ट इन इंग्लैंड। कोर्ट करता हो या सम्राट करता हो, इस पर हम विवाद में नहीं पड़ रहे, क्योंकि ये हमारे
हम इतिहास पढ़ना मेरे स्वभाव की बात नहीं है, कानून पढ़ना मेरे स्वभाव में है, लेकिन इतना तय है कि दीज आर द रिट्स विच आर इशूड इन इंग्लैंड। वो किन परिस्थितियों में इशू होंगी, ठीक है, और किनके विरुद्ध इशू होंगी, सैद्धांतिक रूप से परमादेश का अर्थ क्या है, सैद्धांतिक रूप से सर्वश्रेय का अर्थ क्या है, यह वहां विकसित हो चुका है। सैद्धांतिक रूप से जो उनका अर्थ है वही आपने पढ़ लिया है, यही तो दिक्कत है। इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोगों को बड़ा काबिल मानते हैं। आज हमारा केजरीवाल का वीडियो फिर देखिएगा, उसमें हमने यही कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही खारिज किया, क्योंकि आपने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, आपने जमानत नहीं मांगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील साहब से यही पूछा है कि आपने जमानत क्यों नहीं मांगी, आप गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हो। दोनों के ग्राउंड अलग है, गिरफ्तारी जमानत आप मांगो, देखा जाएगा, लेकिन आप तो गिरफ्तारी को गलत बता रहे हो, और इस आधार पर कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, यह कोई विशेषाधिकार आपका नहीं हो सकता। आपको नहीं लगता कि आप भी उस लायक हो कि कानून पढ़कर नानी पालकी वाला की तरह तर्क करो? और अगर खुद को इस लायक नहीं मानते तो शर्म आनी चाहिए आपको। हमें तो यही कहना पड़ेगा। आपको शब्द थोड़े कठोर लग सकते हैं, लेकिन आपने बात इतनी आपत्तिजनक कही है कि वही, ठीक है, कि कठोर बात के लिए कड़वा स्वर यही उचित स्वर है, और अगर उचित स्वर का प्रयोग न किया जाए तो बात के अर्थ बदल जाते हैं। आप हंसते हुए किसी से कहते हैं अरे यार हो तुम बहुत बदतमीज, इस बात का अर्थ वो डिफर लेता है, और जब कड़वे स्वर में कहते तुम बहुत ही बदतमीज हो, इस बात के अर्थ दूसरे लेता है। इससे यह साबित है कि कठोर बात के लिए फिर कड़वा स्वर यही चाहिए। तो फिर यहां कड़वा स्वर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा कि नानी पालकी वाला नहीं बनना चाहते, शर्म आनी चाहिए आपको अपने पे। आप शब्दों के मैक्सिमम अर्थ नहीं लेते। तो कोई आदेश, कोई निर्देश, कोई रिट जिनके अंतर्गत ये रिट है, इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्ट्रिनरी सेंस में जो रिटें वहां समझी गई, जिन परिस्थितियों में जारी होती हैं, वे सेटल्ड है। लेकिन फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए, फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए डॉक्ट्रिनरी सेंस में जिन परिस्थितियों में इन रिटों को जारी करना समुचित समझा गया हो, उनसे डिफर परिस्थितियों में भी ये जारी की जा सकती हैं, और उनसे डिफर परिस्थितियों में ये जारी की गई तो ये परमादेश के नेचर में या हेबियस कॉर्पस के नेचर में रिट हुई, न कि मंडमस या हेबियस कॉर्पस की रिट हुई। और आप हमें जरा ये बता दो कि अगर हेबियस कॉर्पस, अगर ये 5 रिटें ही हैं, तो 5 रिटें यहां तो डेवलप नहीं हुई, वो तो इंग्लैंड में हुई, और जब इंग्लैंड में विकसित हुई तो वहां तो हेबियस कॉर्पस तब जारी होती है जब आपकी अरेस्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ना हो, या ऐसे लॉ के अंतर्गत हो जो कि असंवैधानिक हो या अविधिक हो, ठीक है ना। और आप में से कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि हेबियस कॉर्पस प्राइवेट पर्सन को जारी हो रही है, ठीक है ना। ये तो खूब पूछा जाता है कि कौन सी रिट है जो प्राइवेट पर्सन को जारी, तो इंग्लैंड में विकसित हुई तो हेबियस कॉर्पस तो आप इंग्लैंड से समझेंगे, क्योंकि यूएन राव ने समझने का तरीका बताया है उन्होंने कि जो चीज हमने जहां से ली वहां उसका क्या अर्थ समझा जाता है, वही हम समझेंगे। तो हेबियस कॉर्पस तो वहां ये जारी होती है। तो अगर कोई भी रिट, ठीक है, ये जारी नहीं हो सकती, सिर्फ ये 5 रिटें ही जारी हो सकती, तो फिर हेबियस कॉर्पस तो उसी सिचुएशन में जारी होनी चाहिए जिस सिचुएशन में इंग्लैंड में जारी होती है। तो ये प्राइवेट पर्सन खिलाफ कैसे जारी है, ठीक है ना। अरे कुछ सोच तो लिया करिए बोलने से पहले, कुछ तो सोचा करिए। ये भगवान ने जबान दी है तो हम बोलेंगे जरूर, ये कसम खाई है, ठीक है। तो जबान का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग न करिए, ठीक है। कैसे जारी हो रही हमें बताइए तो।
ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, क्योंकि हाइबियस कार्पस क्या है, ये तो आप इंग्लैंड से समझेंगे, यूनराउंड ओनर का है। ठीक है, तो कोई भी रेट। अच्छा, फिर एक चीज और, अब इसे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आर्टिकल महत्वपूर्ण, इससे भी कोई इनकार नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सारे आर्टिकल सेम सोर्स से है, इससे सारे आर्टिकल्स एक साथ पढ़े जाएंगे। तो जरा हम पढ़ें अनुच्छेद 32 को किसके साथ, 142 के साथ। 142 तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और 32 को जब 142 के साथ पढ़ लेंगे तब तो स्थिति यह आ गई कि 5 रिटें छोड़ो क्या कर सकते हैं, यह अब तक डिफाइंड नहीं। और इसीलिए और जरा एक और आर्टिकल देख लें, हमने कहा कि जब भी जरा दृष्टि डाला करिए, विहंगम डाला करिए। अनुच्छेद 129 है, अनुच्छेद 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है सुप्रीम कोर्ट को, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की दो विशेषताएं होती हैं, एक अपने अपमान के लिए दंड देना, और दूसरा अपने क्षेत्राधिकार को स्वयं निर्धारित करना। जब 32 और 142 मिलाकर पढ़ेंगे तब स्थिति क्या निकल कर आएगी कि 5 रिटें, अरे तुम तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को फंडामेंटल राइट के मामले में बिल्कुल जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट बनाए दे रहे हो। ये मजिस्ट्रेट की तैयारी करते करते दिमाग से ही मजिस्ट्रेट हो गए। अरे दिमाग तो सुप्रीम कोर्ट का रखो, कॉलेजियम सिस्टम के कारण बैठना भले ही मजिस्ट्रेट कोर्ट में पड़ जाए, दिमाग तो वैसा रखो। या ये साबित कर दोगे कि नहीं हम इसी लायक हैं और हम ऐसे ही रहेंगे, या ये साबित करोगे। ठीक है, कुछ तो शर्म करो। ठीक है भाई, हमें तो यही कहना पड़ेगा कि कुछ तो शर्म करो। अब हम उन पर आते हैं जो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपकी सारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों में मुकदमे दिए, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। दूसरा बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती। रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास। लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन सारे मुकदमों में कोर्ट ने यह कहा है कि जब फंडामेंटल राइट का प्रश्न आएगा तो हमारी शक्ति किसी प्रकार सीमित नहीं है, किसी भी प्रकार सीमित नहीं, हम कुछ भी करेंगे जस्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट। आप रिटों की सीमा में बांध देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, और आपको शर्म नहीं आती। रूदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, आपका भीम कौन है, वो भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। There are number of cases in which they have issued the compensation for the violation of fundamental right. कैसे कैसे दे दिया compensation? Even they have said that we may issue the declaratory degree in the enjoyment of jurisdiction under Article 32 because there is no restriction, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। शब्दों की जो प्रकृति है अनुच्छेद 32 में, उसको देखना चाहिए। क्या कहा उसने? उसने कहा कोई आदेश, कोई निर्देश, कोई, ये स्पेसिफिकेशन लगा है। संविधान में प्रयुक्त शब्दों का आप इतना, क्या शब्द हम एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं पा रहे जो आपकी इस अप्रोच के लिए उपयोग करें। जलील हमें ठीक लग रहा है, ठीक है, कि ये जलील अप्रोच आपकी है, और यू आर सेइंग, इस पे भी आप कहते हैं कि हम स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं। शर्म आनी चाहिए, इस पे भी आप ये कहते हैं कि हम स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं। आप कहीं कहीं तो ठहरे। रोमेश थापर, इवन लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने जो तरीका बताया उसके मुताबिक आज जजों की नियुक्ति हो रही। इसके मतलब इवन इफ देयर इज नेसेसिटी
टू फ्रेम द रूल्स, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट, दे कैन डू दैट आल्सो, वो भी कर सकते हैं। और यही कहा है उन्होंने रोमेश थापर और बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती में कि कोई प्रतिबंध नहीं है हमारी शक्ति पर, कोई प्रतिबंध नहीं। और अनुच्छेद 32 को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट यह भी घोषित कर दिया, तो कम भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि इसके बाद जबकि आपको दिखाएगा कि कंपनसेशन दिया है उन्होंने, रूल्स बनाए हैं उन्होंने, ठीक है। आप अनुच्छेद 141 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि देश की विधि है। अनुच्छेद 144 क्या कहता है, सारे अथॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में काम करेंगी, उसे सहयोग देंगी। अनुच्छेद 142 क्या कहता है, वो कहता है इस संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किसी ताकत का उपयोग कर रहा है तो वो अनुच्छेद 142 में वर्णित शक्ति का उपयोग कर पाएगा। अनुच्छेद 32, 142, 141, 144 इसको मिलाकर पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, वो चाहे केस सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का हो, चाहे चंद्रिमा दास वर्सेस रेलवे बोर्ड का हो, चाहे बोधिसत्व गौतम विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान कार्यस्थल पर, ठीक है। ये वो केसेस हैं जिनसे आप इनकार नहीं कर सकते। आप कहते हैं 5 रिटें जारी कर सकता है, सोचिए आप क्या कह रहे हैं। तो ये तो आपका पहला प्रश्न, जिसे मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद अब भी कोई कंफ्यूजन बचा। अब इसके बाद दूसरे पर आते हैं, क्या संविधान को बचाए जाने की जरूरत है, क्या संविधान खत्म किया जा सकता है। स्वयं कांग्रेस यह प्रयास जरूर कर चुकी है, स्वयं कांग्रेस ने यह प्रयास किया। 24th अमेंडमेंट भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई थी और 24वां संविधान संशोधन स्वयं कांग्रेस लाई थी। और देश की जो महान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बताई जाती है वो लाई थी, और उन्होंने ये जरूर कहा था जब गोरखनाथ में ये बात आई कि फंडामेंटल राइट को छोड़कर सब कुछ अमेंडेबल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तब कांग्रेस पार्टी ये जरूर संशोधन लाई थी कि उसमें संशोधन में वो हां उन्होंने ये कहा था फंडामेंटल राइट के सहित सब कुछ अमेंडेबल है, फंडामेंटल राइट के बिना, मतलब फंडामेंटल राइट अमेंडेबल नहीं है, गोरखनाथ में ये कहा था, और बाकी सब कुछ अमेंडेबल है। फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट की शक्ति के परे है। तो 24वां संविधान संशोधन लाए थे और गोरखनाथ में जितने तर्क दिए गए सबको काउंटर किया था। गोरखनाथ में पहला तर्क क्या आया था, गोरखनाथ में पहला तर्क कि अनुच्छेद 13 ये आपका 368 को भी लागू होता है, क्योंकि अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, ताकत नहीं दी गई है, ठीक है। और जब अनुच्छेद 368 इसमें प्रक्रिया दी गई तो ताकत कहीं ना कहीं तो होगी, उस ताकत को ढूंढने का प्रयास यह किया गया था, और ताकत को ढूंढने के प्रयास में यह कहा गया था कि वो ताकत कहां है, अनुच्छेद 248 में। क्यों अनुच्छेद 248 यह कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां किसको माना गया, जो विषय तीनों सूचियों में नहीं दिए गए, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, उन विषयों पर अगर विधान की जरूरत पड़ जाए, यानी सारे विषय जितने सोचे जा सकते हैं सब तीनों सूचियों में आ गए हों, ऐसा तो है नहीं।
विषय तो उसके अलावा भी हो सकता है जो तीनों सूचियों में आए। तो अगर ऐसा कोई विषय है जिसे तीनों सूचियों में स्थान नहीं मिला तो उसे अवशिष्ट विषय माना जाएगा, और उस अवशिष्ट विषय पर विधान की शक्ति किसको रहेगी? पार्लियामेंट को, अनुच्छेद 248 के मुताबिक। तो जस्टिस सुब्बा राव जो डिसाइड कर रहे थे गोलकनाथ, उन्होंने यह कहा कि 368 में सिर्फ संशोधन की शक्ति है, वो संशोधन की प्रक्रिया है, शक्ति नहीं है। और शक्ति ये कहा है अनुच्छेद 248 में, अवशिष्ट विषयों के संबंध में जो शक्ति दी गई, क्योंकि संविधान का संशोधन ये तीनों विषयों में कहीं नहीं है, और 368 में स्वयं शक्ति है नहीं, इसलिए शक्ति जब प्रक्रिया है तो शक्ति कहीं तो होगी, तो शक्ति कहां है? अवशिष्ट विषयों में। और 248 में जो कुछ पार्लियामेंट बनाएगी वो विधि होगा। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है, और जो अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है तो अनुच्छेद 13(2) ये कह रहा राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा नहीं हो सकता जो फंडामेंटल राइट को न्यून करे। ये गोलकनाथ का डिसीजन है, और गोलकनाथ में इस डिसीजन पर आने के लिए जस्टिस हिदायतुल्लाह ने जो तरीका अपनाया था वो भी थोड़ा देख लेने लायक है। जस्टिस सुब्बा राव ने जो तरीका अपनाया वो भी देख लेने लायक है। जस्टिस सुब्बा राव, जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा क्या? उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यह भी संसद के दोनों सदनों से पास होता है, यह भी संसद के दोनों सदनों से पास होता है। बस इतना ही तो फर्क है कि यह स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है और लेजिस्लेशन सामान्य बहुमत से, इतना ही तो फर्क है। इसे भी राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए और उसे भी राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, और राष्ट्रपति की अनुमति के संदर्भ में भी कोई भिन्नता नहीं है। तो राष्ट्रपति की अनुमति के संबंध में भी कोई भिन्नता नहीं, और किसी तरीके से कोई भिन्नता नहीं है। तो केवल स्पेशल मेजॉरिटी, इससे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा और वो फंडामेंटल राइट को खत्म करे, तो इसे वैलिड कैसे मान लें, जबकि अनुच्छेद 13 की मौजूदगी, इसके कारण से अगर पार्लियामेंट सर्वसम्मति से भी नॉर्मल लेजिस्लेशन पारित करे तो फंडामेंटल राइट को खत्म नहीं कर सकती। जब पूरे एक एक सदस्य सहमत हो जाए, एक एक सदस्य, और फंडामेंटल राइट के विरोध में पार्लियामेंट कोई कानून बनाए, वो कानून लागू नहीं होगा अनुच्छेद 13 के रहते। इससे तो सभी सहमत है। तो जस्टिस हिदायतुल्लाह का यह तर्क है कि सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी, इससे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया जाए और फंडामेंटल राइट को न्यून कर दिया जाए तो वो वैलिड हो जाएगा। ये बात कहना कहां तक सही है? ये तो सही हो ही नहीं सकता। और सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी को छोड़कर अन्य कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसी होती नहीं है जो लेजिस्लेशन से उसकी भिन्नता को स्थापित करे। ठीक है ना? लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भिन्न तो सिर्फ मेजॉरिटी के पॉइंट पर ही है, अदरवाइज राष्ट्रपति की सहमति दोनों को चाहिए, अदरवाइज संसद के दोनों सदनों से पास दोनों को होना चाहिए। एक भिन्नता, सिर्फ एक भिन्नता कि स्पेशल मेजॉरिटी, और वो भी अगर पार्लियामेंट सर्वसम्मति से लेजिस्लेशन कर दे तो भी फंडामेंटल राइट को न्यून नहीं कर सकती। तो यह कहना कहां तक उचित होगा कि केवल स्पेशल मेजॉरिटी के कारण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वो ताकत मिल सकती है कि वो फंडामेंटल राइट को खत्म कर दे। जस्टिस हिदायतुल्लाह का कहना था कि जो योजना है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता। यहां से एक बात और मिलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ना चाहिए, जस्टिस हिदायतुल्लाह सिखा रहे हैं कि शब्दों को देखिए, शब्द क्या कह रहे हैं उनको देखिए, शब्द क्या कह सकते हैं, उनका मतलब क्या निकल सकता है, ये देखिए। नानी पालकी वाला बनिए, रोटी कमाने वाला नहीं। और रोटी कमाने वाले बनना चाहते तो बनिए, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन ये याद रखिए रोटी कमाने वाले याद नहीं रखे जाते,
याद नानी पालकी वाला ही रखे जाता है। तय कर लीजिए। हाँ, नानी पालकी वाला बनने का जीवन कठिन है, क्योंकि देखिए कई लोग उसमें भाग गए, क्योंकि उनकी मान्यता ये कि आज बेकार की बात कर रहे हैं, उनकी मान्यता ये। और कानून बांध कर नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर आप में तड़प नहीं है सीखने की तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आपको बांध कर नहीं पढ़ाया जा सकता। आप में तड़प होनी चाहिए, ठीक है। जब आप में तड़प होगी तभी कोई परिणाम आते हैं। तो जस्टिस हिदायतुल्लाह तरीका बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के शब्दों को कैसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने शब्दों को पढ़ा है और शब्दों को पढ़कर वो गोलकनाथ में डिसाइड कर रहे हैं। तो ये मुख्य तर्क उभर कर आए थे गोलकनाथ में, और गोलकनाथ में ये कहा गया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है तो फिर क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करना पड़ेगा, और कुछ कोई तरीका नहीं। ये डिसीजन गोलकनाथ का है। गोलकनाथ ने कहा कि अगर फंडामेंटल राइट, क्योंकि बाकी तो उन्होंने कहा कि बाकी तो आप संशोधन कर ही सकते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको गठित करने के अलावा कोई चारा नहीं, यही गठित करनी पड़ेगी। लेकिन इसको नलीफाई करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कांग्रेस आज बता रही कि संविधान बदल देंगे, उन्हीं की पूर्व नेता 24वां संविधान संशोधन लेकर आई थी। और गोलकनाथ के इस तर्क को काउंटर करने के लिए कि अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की सिर्फ प्रक्रिया दी गई, शक्ति नहीं, उन्होंने अनुच्छेद 368 में 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया, यानी संविधान के संशोधन की शक्ति, ये शब्द जोड़ दिए। जैसे हिदायतुल्लाह का तर्क आया था कि साहब लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके भी प्रक्रियागत समानता है, प्रक्रिया में कोई भिन्नता नहीं है, सिवाय इसके कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, और जबकि लेजिस्लेशन सिंपल मेजॉरिटी से होता है। तो उस पर उनका तर्क आया था कि लेजिस्लेशन अगर फुल मेजॉरिटी से भी हो जाए तो भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी से फंडामेंटल राइट को कैसे वायलेट कर सकता है, यह तर्क था उनका। और शेष कोई भिन्नता है नहीं, राष्ट्रपति इसे भी असंट देंगे, उसे भी असंट देंगे, पार्लियामेंट से दोनों पास होने चाहिए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, अनुच्छेद 13 उस पर लागू नहीं होता, यह कहा कैसे जा सकता है। दिस इज द मेन आर्गुमेंट फॉरवर्डेड बाय जस्टिस हिदायतुल्लाह टू काउंटर दैट। इसको काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, अनुच्छेद 368 में यह जोड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर यह किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा तो राष्ट्रपति उस पर असंट देने के लिए बाध्य होंगे, ताकि प्रक्रियागत भिन्नता आ जाए। जैसे हिदायतुल्लाह ने कहा था ना, प्रक्रिया समान है, तो प्रक्रियागत भिन्नता लाने के लिए यह जोड़ दिया। और वेरिएशन, रिपील, मॉडिफिकेशन, किसी भी ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, यह भी उसमें जोड़ दिया, ठीक है ना। और अनुच्छेद 368 में मैक्सिमम सावधानी रखते हुए इंदिरा गांधी ने क्या जोड़ा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान में किसी बात के होते हुए कुछ भी लिखा हो, लेकिन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान को जैसे चाहें वैसे ये बताएंगे संविधान बदला जा सकता है, ये बताएंगे राजीव गांधी, वो राहुल गांधी, इन्होंने ये किया। अबंडेंट कॉशन ये अपनाया गया और ये लिखा गया, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान में कहीं भी कुछ भी लिखा रहे, क्योंकि ये कहा था ना अनुच्छेद 13 लागू होता है। और यहीं पर नहीं रुके, इसके बाद अनुच्छेद 13 में 13(4) जोड़ दिया और यह कहा कि संविधान संशोधन इस अनुच्छेद के अर्थ में विधि नहीं समझा जाएगा, यानी
फुल प्रूफ व्यवस्था की, फुल प्रूफ, कि जैसे चाहें वैसे अमेंड कर दें, जैसे चाहें। ये बात करेंगे संविधान बचाने की, ये बचाएंगे संविधान, ठीक है। और फिर हम सारी बात से अलग हटकर एक बात बोलते हैं, when this responsibility goes to the shoulder of Supreme Court, they are the protector of the Constitution, संविधान के संरक्षक स्वयं उच्चतम न्यायालय, तो who are you, what is the need, आप कौन है बचाने के लिए, और तुम बचाओगे, तुम्हारे पूर्वज तो ये कर चुके हैं। देश का दुर्भाग्य ये है कि कानून के विद्यार्थी आप जैसे हैं, जो फंडामेंटल राइट में भी 5 रिटेन जारी हो सकते हैं ये बता रहे हैं, ठीक है। देश का दुर्भाग्य ये है, और देश का दुर्भाग्य ये है कि आप ही अधिकृत प्रवक्ता माने जा रहे हैं कानून के, दुर्भाग्य ये है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी प्रोटेक्टर है, और उन्होंने अपने प्रोटेक्टर की भूमिका को निभाया। 25वां संविधान संशोधन भी 24वें के साथ किया गया था। 25 में पहली बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को अपर हैंड दिया गया था फंडामेंटल राइट पर। कहा था 39B 39C को प्रमोट करने के लिए अगर कोई कानून बनेगा तो उसे 14-19 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी, यदि फंडामेंटल राइट पर प्रिवेल कर गए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और 24th और 25th दोनों को चुनौती मिली थी केशवानंद में, और केशवानंद भारती में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि संशोधन यह हो सकता है, संसद को जो शक्ति है वो सिर्फ संशोधन की, बाकी कुछ नहीं। और जो उसमें कहा गोलकनाथ ने कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये पढ़े लिखों का तर्क भी है। हमसे एक सज्जन कह रहे थे कि मान लो पूरा ही संविधान निरस्त कर दिया, तो अब उनकी बुद्धि पर क्या कहें। जब कानून के लोगों को बात समझ में नहीं आ रही तो वो तो बेचारे बीटेक थे, तो उनकी तो बात ही अलग है, ठीक है। तो बीटेक वालों को तो दया करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी ही कंक्रीट और बजरी और सीमेंट पे बीत गई। वो तो जड़ सोचकर, वो तो जड़ चीजों से संव्यवहार करने वाले लोग हैं, चेतन से तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो कुछ हमने समझाने का प्रयास किया, बाद में हमें लग गया कि हम तो दीवार से सिर मार रहे हैं, तो बंद कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित करनी पड़ेगी। केशवानंद भारती में इस पर भी डिस्कशन हुआ, इस पर डिस्कशन तो नहीं हुआ, एक एकेडमिक डिस्कशन इस पर चलता है कि सवाल यह है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित करेंगे तो काहे से गठित करेंगे, किसी एक्ट से गठित करेंगे, किसी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से तो कर नहीं सकते भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित करने का प्रावधान भी तो किया नहीं जा सकता। और अगर कर भी दिया जाए, अगर एक्ट आपने लाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठित करने के लिए, तो 13 अनुच्छेद 13 कहता है, ठीक है, कि फंडामेंटल भाई जब आप पूरे ही संविधान निरस्त कर रहे तो फंडामेंटल राइट भी तो निरस्त हो रहा है भाई, फंडामेंटल राइट भी तो निरस्त हो रहा है। और एक्ट आप लाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित करने के लिए तो 13 को रोक देगा, ला ही नहीं पाएंगे आप। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहें तो केशवानंद भारती ये रोड़ा है, क्योंकि केशवानंद भारती में उन्होंने कहा कि आपको जो मिला है वो संशोधन की शक्ति मिली है, संशोधन के अलावा कोई शक्ति नहीं मिली। और संशोधन एक सीमित शब्द है। संशोधन का मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज मौलिक तौर पर जिन तथ्यों, तर्कों, विशेषताओं, स्थितियों की मौजूदगी के कारण वो चीज बनी हुई है, उनमें कोई संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें संशोधन करेंगे तो वो चीज रहेगी ही नहीं। कोई भी चीज हो, वो चीज कुछ चीजों की मौजूदगी से बनती है। भारत का संविधान वो इसलिए संविधान है ना
क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ विशेषताएं जिसके कारण उसे संविधान माना गया है किसी भी चीज को, किसी भी चीज की मान्यता प्राप्त करने के लिए। अब अपने में कुछ विशेषताएं ये उत्पन्न करनी पड़ती हैं। संविधान की वो जो विशेषताएं हैं जो उसे संविधान बनाती हैं, उसमें कोई परिवर्तन ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको जो ताकत मिली वो संशोधन की, संशोधन सीमित शब्द है। संशोधन का मतलब हुआ मेज है तो मेज खाना खाने के लिए उपयोग हो रही है, उसका मेज का स्वरूप कुर्सी नहीं कर सकते आप। ये कर सकते हैं कि 4 पैर हैं उसमें 3 पैर कर लिया आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, इतना किया जा सकता है, संशोधन हो सकता है, परिवर्तन नहीं। और इस रूप में जो अमेंडमेंट आया था उसको उन्होंने नल एंड वॉइड ये भी 24 में किया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर यह कहा उन्होंने कि संशोधन के अंतर्गत न संविधान रीराइट हो सकता है और न उसके स्पेसिफिकेशंस को खत्म किया जा सकता है। दैट इज व्हाई द मोदी सेइंग कि अगर स्वयं बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकता। इन्हें बचाने की कोई जरूरत नहीं, ये तो खुद को बचा लें। इनकी समस्या यह कि खुद नहीं बच पा रहे, तो खुद को बचाने का नाम संविधान को बचाना न दें। जो खुद को बचाएं, ये संविधान को बचाने की कृपा न करें, वो ऑलरेडी बचा हुआ है, ठीक है। केशवानंद भारती में ऑलरेडी डिसाइडेड है और संविधान को बदलने का प्रयास स्वयं इनके नेता ने किया था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ें तो आपको कांग्रेस से नफरत हो जाएगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप पढ़ें, जरूरत इस बात की। आपकी दिक्कत यह है कि आपको नंबर लाने हैं, आपकी दिक्कत यह है, और नंबर उन्हें देने हैं जो आप ही के समान है। इसे कहने में हमें कोई संकोच नहीं होता, मेरी कोई आलोचना करे या कुछ करे, इसे कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि नंबर उन्हीं को देने हैं जो आप ही जैसे। इसलिए आप तो नंबर लाने में लगे हैं, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस सबसे आपका तो कोई ताल्लुक नहीं। तो कृपया, मुझे लगता है आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आ गया होगा, ठीक है, या कोई प्रश्न बकाया है, ठीक है, कोई प्रश्न बकाया नहीं, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आ गया। इसके बाद कल हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पे कंटिन्यू होंगे और स्वामित्व इस पर बात करेंगे, क्योंकि जहां तक संपत्ति की बात है अब उसमें कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी यही सब बचा है। वो आपके अपने समझने लायक चीज है, आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। हम लोग कल स्वामित्व पर बात करेंगे।